बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट फॉगी मॉर्निंग। आज लाहौर में फॉग थी तो एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं और मिलाद और मैं हूं इमरान हसन। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं, नए दिन का आगाज कर चुके हैं और कल का दिन आपका अच्छा गुजरा है। अगर कल का अच्छा गुजरा तो अल्लाह करे आज का भी अच्छा गुजरे। हमारी बेस्ट विशेस आपके आज के दिन के भी साथ हैं। क्रिकेट के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, फॉग की बात कर लें थोड़ी सी। फॉग के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। करें फॉग आपको नहीं मिली सुबह? नहीं, मुझे नहीं मिली। अच्छा, मुझे वैसे आप मुझे ट्रैफिक को मिली थी तो हम दोनों ने डिसाइड मुझे ट्रैफिक का रोग मिला। मुझे ट्रैफिक का रोग मिला। मुझे बनते हुए अंडर पासेस का जोग मिला और फिर उसके नतीजे में लेट होने का सोग मिला। आपको याद है कि आपने रोज सुबह एक शेर सुनाना था इस दिसंबर के पूरा महीना? आज का शेर बताएं। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है जो किसी और का होने देना अपना रखे। ये कनात है, अताअत है या चाहत है फराज। मैं तो राजी हूँ वो जिस हाल में जैसा रखे। अगर 1 लाख ऊपर नीचे वो तो माफ कर दीजिएगा, अचानक से आ गया। अचानक से ही आमद हुई थी मुझे भी और इनको भी, तो आपको वैसे ही आप ये चाहती हैं कि दिसंबर में जो ना वो दिल के फपोले जलते रहे लोगों के। अब आप कहेंगी फपोले क्या होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं क्रिकेट की बात बिल्कुल आप कर सकते हैं, इजाजत है। अच्छा जी, पर्थ के अंदर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जारी है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है, पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग कर रहा है। टॉस के मौके पर बात करते हुए कौमी टेस्ट टीम के कप्तान जिनकी आजकल बड़ी धूम है, शान मसूद साहब, जो कि पीएसएल में भी एक टीम के अहम टीम के कप्तान हो गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो टॉस जीत जाते तो वो भी पहले बैटिंग ही करते। शान ने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में हमारी टीम में 2 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। इनमें आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद शामिल हैं जिनको इस मैच से पहले टेस्ट कैप भी दी गई और हसन अली के एक्सपीरियंस के ऊपर इन खिलाड़ियों को प्रेफर किया गया। मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है। अगर आप साथ लेके गए हैं तो आपको आजमाना चाहिए इन खिलाड़ियों को और टेस्ट करना चाहिए। खैर, ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगर बात करें तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानोस लेबुशेन, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस, नेथन लाइन और जोश हेजलवुड भी शामिल हैं। जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से हमने आपको बताया कि 2 लोग हमारे डेब्यू कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टीम में शान मसूद हैं, इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, यहां तक हमारा बैटिंग लाइनअप है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। ओवरऑल अच्छा स्क्वाड लग रहा है। बैटिंग तो अच्छी लग रही है, बॉलिंग पे थोड़ा सा प्रेशर है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जी वाज़ेह है कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है काजी ट्रॉफी के लिए खेली जा रही है। सो लिहाजा ये थे हमारे फर्स्ट टेस्ट के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। और ये जो छक्के चौकों के मनाजिर आप देख रहे हैं, ये वही मनाजिर हैं जो आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। वो था दुनिया क्रिकेट में पीएसएल के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग। दुनिया क्रिकेट के कौन कौन से सितारे जगमगाएंगे। फ्रेंचाइजीज ने अपने अपने खिलाड़ी मुंतखब कर लिए और तारीख में पहली बार 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज से खेलेंगे। नसीम शाह समेत तीनों जो उनके भाई हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे और लाहौर में रंगों रोशनियों से सजी तकरीब में खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग का मरहला मुकम्मल हो गया। बिल्कुल, टीमों ने अपने अपने अहम हथियार जिन्हें कहा जा सकता है ना वो चुन लिए हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में वन एंड ओनली फखर जमान, जो कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं नहीं, वही ना कि कहीं वो कप्तान भी हो सकते हैं लाहौर कलंदर्स के, बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे इसके लिए। पहले उनको रिलीज किया गया, देन प्लैटिनम कैटेगरी में फखर इज द पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर। साउथ अफ्रीका के विंडर डोसन का भी इंतखाब किया गया है, जबरदस्त सपोर्ट है टीम के लिए। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में बैटर साहबजादा फरहान है, सिल्वर में फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान जूनियर हैं, स्पिनर मोहम्मद हफीज भट्टी, इसके अलावा डेन लॉरेंस, इमर्जिंग में जानदाद खान को टीम का हिस्सा बनाया गया है। किंग्स कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में वेस्ट इंडीज के कैरन पोलार्ड को सिलेक्ट किया है। आई थिंक वो एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि कैरन पोलार्ड जितने जिन्हों कहते वड्डे वड्डे छक्के, आई मीन लंबे छक्के जितने पोलार्ड, ओह माय गुडनेस। तो लेकिन कराची किंग्स की भी एक तारीख है कि हर हार्ड हिटर जो ना वहां आके नाकाम हुआ है और जो उनकी टीम से चला जाता है वो दूसरी टीम में जाकर उनकी बहुत पेंटिंग लगाता है। खैर जनाब, इसके अलावा डेनियल सिमंस जो है वो भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर इस का हिस्सा है। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को मुंतखब किया गया है। डायमंड कैटेगरी में न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट हैं, सिल्वर में फास्ट बॉलर अनवर अली है, मोहम्मद आमिर खान है, अरफात मिनहास है और इमर्जिंग में सिराजुद्दीन को सिलेक्ट किया गया। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिस पर आई बिलीव कि इस वक्त पूरे पीएसएल में नजरें होंगी लोगों की, उन्होंने भी अपनी टीम का इंतखाब किया है। विद दैट दीगर टीम्स ने भी। अच्छा, सो आपने सॉरी मैं
आपको इंटरप्ट करी, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से भाइयों की बात हो रही थी, कल आजम खान ने एक अपना वो वीडियो मैसेज किया था, उन्होंने कहा कि अगर नसीम शाह का कोई और भी भाई है तो हम उसको लेने को भी तैयार है। अगर कोई भाई कि आजम खान का भी कोई भाई होता तो आ ही जाता वाकई, क्योंकि वो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि तीनों भाइयों को उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मतलब ये कि वो यूनाइट कर रही है, सबको यूनाइट करिए इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो दैट्स वेरी गुड। खैर जी, अब कल यकीनी तौर पे आपने ड्राफ्टिंग देखी होगी, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है ज़ल्मी को लेकर भी। आमिर को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ले लिया। ओह, दैट्स अ न्यूज़ एक्चुअली। सो देखते हैं कि ये कैसा एक्सचेंज होता है या कैसा इंतखाब होता है। हमारे साथ हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट भी आज मौजूद हैं। हमने एक नहीं दो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट आपके लिए रखे हैं और हमने सोचा कि इस पे बात की जाए। वैसे आपको कैसी लगी ड्राफ्टिंग? आपने ड्राफ्टिंग कुछ इंटरेस्टिंग थी, कुछ टीम्स के हवाले से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस टीम के साथ मेरी पता नहीं क्यों ना जाने सिंपैथीज है बहुत। किस टीम के साथ? कोयटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा। तो अब उन्होंने मोहम्मद आमिर को लिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आपकी सिंपैथी शिफ्ट हो रही है। अब मैं एक्साइटेड हूं। आमिर प्लेयर बहुत अच्छा है, आई एग्री। सिर्फ अगर वो थोड़ा सा लॉक लगा के रखें तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। अब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली टीम के लिए थोड़ी एक्साइटेड हूं, जब से मैंने सुना नसीम शाह और उनके भाई भी आ गए हैं। ज़ल्मी की किट में बाबर है भाई, बाबर ज़ल्मी को लेके चल रहे। खैर, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर ज़ल्मी के पास है, मुझे लगता है ऐसा। हमारे साथ इस वक्त निशाद महमूद साहब है, जो हमारे जर्नलिस्टिक ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनसे जरा बात करते हैं, सीनियर तजियाकार है क्रिकेट को लेकर। रिशाद साहब, जब से वर्ल्ड आए आप भी चले गए, शुक्र है पीएसएल आया तो आप भी हमें नजर आ गए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आप कुछ मैं माफी चाहता हूँ, पिछले दिनों ज़्यादा मसरूफ रहा तो कुछ नहीं सर, आप टाइम देते रहा करें, हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। नहीं है कि टीम हारे रिशाद भाई आप तभी आए, वैसे भी आ जाए। आप जीते तो उसमें भी आया। पीएसएल की ड्राफ्ट को सबसे पहले तो बल्कि इनफैक्ट पर्थ के जो टेस्ट मैचों से शुरू करते हैं, पर्थ के हवाले से जो भी हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इस वक्त है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप ये टेस्ट मैच जो स्टार्ट हुआ है? जी, मैं इसमें एक तो बिल्कुल मेरे ख्याल है इमरान ने सही कहा कि मैं भी इस मूव को बैक करता हूं कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, और जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनमें से काफी सेलेक्ट हुए हैं इस दफा टीम में, तो उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया घुमाने के लिए तो नहीं ले गए, उनको चांस देना चाहिए। उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड मूव। और डेफिनेटली आमिर जमाल ने तक जो बॉलिंग की है काफी इंप्रेसिव हो रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि एक अच्छा आगाज तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने दिया। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा कि कल जब पर्थ की पिच को अनवेल किया गया था पब्लिक के लिए, तो इट वाज अ वेरी ग्रासी विकेट, बहुत ज्यादा घास थी उसके ऊपर। लेकिन आज जब खेल शुरू हुआ है तो तकरीबन सारी घास साफ कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच है, पता नहीं उनके जहन में क्या था, लेकिन बैटिंग में तो उनकी डिफेंसिव अप्रोच नजर नहीं आ रही। लेकिन इस चीज में कि पर्थ की बिल्कुल इट वाज वॉइड ऑफ ग्रास टुडे दिस मॉर्निंग, आई वाज क्वाइट सरप्राइज। तो ने भी कहा कि हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। लगता है उनको भी इंडिया का असर हो गया उन पे, ये जो आपने डिफेंसिव का वर्ड यूज किया। और कल भी हमने जब मिर्जा इकबाल बेग साहब से बात कर रहे थे तो यही डिस्कस कर रहे थे कि जेंटलमैन्स गेम है। फिर रेड बॉल क्रिकेट तो जो है ना वो मतलब वैसे ही उसकी तो बड़ी रिस्पेक्ट है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, तो वो रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अच्छा, आपने चूंकि हमारे फास्ट बॉलर्स की तरफ डेविडेंट की तरफ इशारा किया, दोनों डेविडेंट्स बेहतरीन है, टैलेंटेड है, लेकिन एक फैक्टर ये भी मौजूद है कि हमारे प्लेयर्स किसी लीग के अंदर परफॉर्म करते हैं या कोई एक टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं तो हम फौरन उठा के उन्हें नेशनल टीम्स के अंदर ले आते हैं, और फिर नेशनल का प्रेशर अपना होता है, गेम टेक्निक्स अपनी होती हैं, तो वो बेचारे समटाइम्स ऐसे नाकाम होते हैं कि फिर सालों तक वापस नहीं आते। तो इन दोनों के केस में ऐसा तो नहीं है, ये जो दोनों बॉलर्स हमने आज खिलाए हैं। नहीं इमरान, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये डेफिनेटली हो जाता है। उसमें अगर बड़े लेवल पे ऐसे प्लेयर्स अच्छा ना कर सके तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। लेकिन इन दिस केस आमिर जमाल भी इनका चौथा सीजन है और खुरम शहजाद भी 2-2.5 साल से खेल रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस इनके पास है इन लड़कों के पास, और PSL में भी ये लोग खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मूव है और इनको कॉन्फिडेंस देने का, और एज द गेम प्रोग्रेसेस, एज द सीरीज प्रोग्रेसेस, आई एम श्योर के बेहतर बॉलिंग करेंगे डेफिनेटली। ये एक रहा है, सॉरी, ये ग्राफ रहा है टीम का, पाकिस्तान की टीम का मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान के टूर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, कि देखिए फर्स्ट टेस्ट जो है वो हमेशा पाकिस्तान हार जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। सेकंड टेस्ट में
बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फिर भी वो हावी नहीं हो पाते। थर्ड टेस्ट में आके अपनी फेलेबिलिटीज पे वो दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त तक इस तरह से देर हो चुकी होती है कि ऑस्ट्रेलिया भी ये टीम को, दूसरी ओपोनेंट टीम को परख चुका होता है। लेकिन डेफिनेटली तो इसमें फर्स्ट टेस्ट में डेफिनेटली एक पाकिस्तान को टाइम लगेगा सेटल होने में टाइम लगेगा। ठीक हो गया शाह साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट भी हमारे साथ आ चुके हैं। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिर्जा साहब को आवाज आ रही है? I guess अभी तक क्लिनिक नहीं खुला डॉक्टर साहब का। अच्छा रिशाद भाई, आप जरा मुझे एक बात में आपसे पूछना चाहूंगा। आगाज ही जो ऑस्ट्रेलिया का है, मैं भी स्कोर कार्ड देख रहा हूं जब आपसे बात कर रहा हूं, 116 रन फॉर नन एंड डेविड वार्नर इज प्लेइंग ऑन 71 व्हाइल फेसिंग 64 बॉल्स, 11 चौके, एक छक्का मार चुका है। ऐसा लगता है वनडे खेल रहा है, यानी कि बिल्कुल अच्छी पेस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया है और जो रन और बॉल्स का जो फर्क है वो इतना ज्यादा है नहीं। ये क्या स्ट्रेटेजी आपको लग रही है? और शाहीन शाह अफरीदी इज बीन क्वाइट एक्सपेंसिव सो फार, 5.4 इकोनॉमी रेट है, 8.2 ओवर्स में 45 रन्स। जी you're right, I was also surprised कि ये शाहीन शाह अफरीदी को क्या हुआ है, वाइस कैप्टन बन गए, ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं और काफी वेवर्ड उनका फर्स्ट स्पेल था। तो डेफिनेटली हमारे बेस्ट बॉलर हैं और टॉप रेटिंग भी है उनकी, तो उनको जरूर इसमें अपने आप को सॉर्ट ऑफ मैं कहता हूं कि री इन्वेंट करना चाहिए और अच्छे प्लेयर से बात करके, थोड़ा सा कोच से, उमर गुल वगैरह से, कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग होती है और कैसे अगर अटैक कर रहे हैं वार्नर वगैरह तो कैसे उनको चेक करें। तो मेरे ख्याल है और ये मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो चेंज है, इवन खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की है और जमाल ने डेफिनेटली आई थिंक उनका बेस्ट स्पेल रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। एक बात मैं आपको बताऊं कि तकरीबन लास्ट वीक में मेरी शान से बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच चल रहा था एंड ही वाज वेरी होपफुल ऑफ प्लेइंग अब्रार। वो बहुत ज्यादा उम्मीद थे कि वो अब्रार को जरूर खिलाएंगे, लेकिन वो एक सेटबैक डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से हम कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, स्पेशल स्पिनर नहीं है, अब्रार के इंजरी से सेटबैक हुआ है। मिर्जा साहब आप दोबारा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश की। मिर्जा साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही, क्लिनिक खुल गया सुबह। अरे जबरदस्त, हम इस क्लिनिक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। मरीज लाइन में लगे हैं मिर्जा साहब, आप आइए तो सही। बस वो एक उमैर नामी शख्स ने जो है ना सुबह सुबह उसने जो है अपॉइंटमेंट ले लिया। इस शेर में शायर का इशारा प्रोड्यूसर की तरफ है नाज़रीन, अगर आपको नहीं मालूम। अच्छा मिर्जा साहब, पर्थ मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अभी रिशाद साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को सेटल होने में इट विल टेक सम टाइम, जो कि बॉलिंग लाइन के हवाले से और शाहीन शाह अफरीदी के एक्सपेंसिव ओवर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। आप अभी मैच फॉलो कर रहे होंगे, पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है या आपको लगता है कि ठीक है अभी टाइम रिक्वायर्ड होगा इनको सेटल होने में? देखिए अरमला, ये सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का और अगर आप अंदाजा लगाएं कि टोटल जो है जितने, अगर आप सलमान अली आगा को भी इंक्लूड कर लें, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद, फिर उसके अलावा आमिर जमाल, फिर शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ, टोटल इन्होंने 52 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 138 विकेटें सबने मिलकर हासिल किए और जिसमें 105 विकेटें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इतना कमजोर बॉलिंग अटैक, इतना इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक वो फिर किस तरीके से मुखालिफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मैं हैरान हूं कि हसन अली को नहीं खिलाया इन्होंने, हालांकि हसन अली फिर भी एज कम्पेयर टू अदर बॉलर और 2 बॉलर से आपने डेब्यू करा दिया। इमरान, आपको याद होगा अब से 4 साल पहले जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था तो मोहम्मद मूसा से डेब्यू करा दिया। जी बेचारे फिर आए नहीं, मूसा कहाँ चला गया नजर ही नहीं आता। तो इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी बॉलिंग अटैक, कमजोर बॉलिंग अटैक, अब आप अंदाजा लगाएं कि 4-5 बॉलर्स हैं, कितने लंबे लंबे स्पेल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तो गुज़िश्ता 14 टेस्ट में, लेकिन मिर्जा साहब अगर इन बॉलर से डेब्यू ना कराते यानी ना खिलाते तो फिर भी आप एक्सपर्ट्स इस बात पे तनकीद करते कि जी साथ ले गए, शाहनवाज धानी की मिसालें देते कि बेंच पे बिठा के वाईफाई पासवर्ड बताते रहे वो बस खिलाड़ियों को, खिलाया तो उनको है नहीं, तो आप फिर उन पे तनकीद करते, तो खिलाया है तो फिर भी तनकीद कर रहे हैं आप। नहीं देखें, 2-2 को आप डेब्यू करा रहे हैं एक साथ, जबकि आपके पास हसन अली अवेलेबल है, मीर हमजा अवेलेबल है, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस है ना फर्स्ट क्लास का मीर हमजा का। अब इनमें से कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, चले खुर्रम शहजाद को मान लिया 40 से ज्यादा, या वो जो है अपना आमिर जमाल वो कुछ मैचेस खेले, लेकिन एक एक करके डेब्यू कराते ना। अब टीम का कॉम्बिनेशन
जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल साहब जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पिछली दफा भी आपको याद है, पिछले टूर पे डेविड वार्नर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। इंतहाई खतरनाक बैट्समैन है और डेविड वार्नर के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स तो उसके लिए मरगूब ग़िज़ा साबित होते हैं। वो गुज़िश्ता उसने टेस्ट सीरीज में भी जो है बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो अब सुबह सवेरे उसने जो है नाश्ता शुरू कर दिया है, दुआ करें क्या होता है। मरगूब ग़िज़ा वो खा रहे हैं जी, मरगूब ग़िज़ा, बिल्कुल कोई डाइट नहीं कर रहे। इरशाद भाई थोड़ा सा आपकी बात से कॉन्ट्रडिक्ट किया मिर्जा इकबाल बेग साहब ने, उन्होंने कहा जी डेब्यू कराया अच्छी बात है, लेकिन 2 लोगों को इकट्ठा कराना ठीक नहीं था, एक को करा देते। योर टेक। जी हाँ, ये एक्चुअली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। इंडीड इंडीड। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ मिर्जा की, जाहिर है बहुत ही ज्यादा गहरी नजर है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा बीच में 1-1.5 साल जो हसन अली पे तनकीद होती रही है, वो यही तनकीद हुई है कि बहुत ज्यादा चांस मिला और उस हिसाब से उन्होंने हसन ने परफॉर्म नहीं किया। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर एक यंगस्टर जो परफॉर्म करके आया है उसको अगर चांस दिया है तो आई वुड गो फॉर दैट डेफिनेटली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप जरा पीएसएल ड्राफ्ट की भी बात कर लेते हैं। इससे पहले कि आप जाएं तो हम जरा अपडेट दे दें कि पहला सेशन मैच का खत्म हो गया है। 25 ओवर का खेल हुआ है, 117 रन अब तक बने हैं, कोई विकेट पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं ले पाए हैं। डेविड वार्नर और उनके साथ उस्मान ख्वाजा, बल्कि उस्मान ख्वाजा कंट्रोवर्सी भी है, इस पे भी हम बात कर लेंगे बाद में। आप पीएसएल ड्राफ्ट कर लेते हैं। हाँ मिर्जा साहब, पीएसएल ड्राफ्ट कल आपने देखा, टीम्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को चुन लिया है, अब टीम्स फाइनल हो गई है। ऑन पेपर अब आपको कौन सी टीम लग रही है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है और अब ये पीएसएल के अंदर टफ टाइम देने वाली है? अरमला, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। रिशाद साहब बिल्कुल उनके कॉम्प्लीमेंट्स का शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे थे रिशाद साहब, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो सर्द जंग जारी थी ना बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, तो लगता ये कि बाबर आजम के जो करीबी क्रिकेटर्स थे जिन पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, उनको जो है दीवार से लगाया जा रहा है। जैसे रिजवान को नहीं खिलाया गया, हसन अली को नहीं खिलाया गया, नुमान अली को नहीं खिलाया गया, तो लगता है कि नए रूप में नए अंदाज से जो है प्रोफेसर पाकिस्तानी टीम को जो है वो बनाना चाहते हैं। जहां तक आपने पीएसएल की बात की, अगर पीएसएल को आप देखें तो पीएसएल में इस दफा कोई बड़े टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं, ये बड़े हैरत की बात है। और उसकी बुनियादी वजह ये, दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही है। अब IM T20 अगले महीने शुरू हो जाएगी यूएई में, फिर उसके अलावा बिग बैश हो रही है, उसके अलावा और भी लीग, फिर हमारी लीग के फौरन बाद IPL होने वाली है। तो उसकी वजह से जो टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है और दूसरे पैसे भी उनको यहाँ कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर लीग्स होती है, तो उसकी वजह से क्रिकेटर्स नहीं आए। अब जो टीम की आपने बात की इमरान के, कौन सी टीम मजबूत नजर आती है, ये इस पॉइंट पे जरा मुझे बताते जाइए। पैसे हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास है नहीं, हम दे नहीं पाते हैं या हम देना नहीं चाहते? हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे 9 अरब रुपए जो है वो आईसीसी देती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साल के, और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप से इधर से उधर से, तो फिर मेरे ख्याल में वल्लाह खैरुर राज़िकीन करके उधर ही ना जाया जाए। नहीं, वो उससे पहले हाज़ा मिन फज़ल रब्बी जरूरी है मिर्जा साहब। तो वो मसला यही है ना कि पैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। अब फ्रेंचाइजीज का भी अपना बजट होता है। पहले तो ये जॉय ट्रिप के चक्कर में थे कि दुबई में पहला फेज करा दें, जिस पर फ्रेंचाइजीज ने इतराज किया कि डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, जब 2016 में शुरू हुई थी, अब कहां पहुंच गई है। तो इनकेस अगर मिर्जा साहब दुबई के अंदर पहला फेज होता है, इसका पहली लेग होती, तो आपको लगता है कि उसमें प्लेयर्स आ जाते? क्योंकि वेन्यू के भी इश्यूज होते हैं ना कुछ प्लेयर्स को, तो वो इसलिए भी नहीं आते। नहीं, उसमें भी प्लेयर्स नहीं आते, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो उनके अपनी कमिटमेंट्स है ना। आप देखेंगे इसमें कौन से कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं आए। हम समझ रहे शायद ये ग्लेन मैक्सवेल को जाएंगे या दीगर प्लेयर्स को। इंग्लैंड के भी जो प्लेयर्स आए हैं वो भी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है डेविड विली वगैरह, लेकिन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारी लीग्स हो रही है और दूसरे पैसे भी जो है कम है, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो हिचकिचा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि नवा एडिशन जो है कामयाबी के साथ रिशाद साहब, कौन सी टीम की पिक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कौन सी टीम ज्यादा मुतवाजिन दिख रही है और कौन सी टीम बहुत वीक लग रही है आपको पिक्स के बाद? जी मुझे मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हैं वो दो मुझे सबसे बेहतर, सबसे टॉप टीम लग रही हैं, जिनके पिक्स भी बहुत अच्छे हैं और एक फॉरवर्ड लुकिंग उनका अप्रोच है।
जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जैसे इमरान ने कहा, मेरी भी बहुत फेवरेट टीम है, लेकिन वो एक स्टैग्नेंट हो गए हैं अपने अप्रोच में। सरफराज अहमद को उन्होंने इस दफा मेंटोर रखा है, लेकिन कोई ज्यादा प्लेयर्स वो ऐसे एनरोल नहीं कर सके। नसीम शाह उनके साथ थे और वो उन्होंने उनको खो दिया। सऊद शकील पहले इनके साथ थे, सऊद शकील को उन्होंने इतना चांस नहीं दिया, अब दोबारा उन्होंने सऊद शकील को लिया है। तो कुछ डिसीजंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऐसे रहे जो बैकफायर कर गए। तो लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स खासी वीक है। ठीक है मिर्जा साहब, अभी नसीम शाह का जिक्र किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीनों भाइयों को पिक किया है, और उसके अलावा वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऑलरेडी इमाद और आजम खान जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं, और इमरान को तो बहुत खुशी नहीं, मैं इसलिए शुरू करूं कि मिर्जा साहब तारीख पैदाइश और मकाम पैदाइश से शुरू करें। हाँ मिर्जा साहब शुरू आपने करना है, इसी बात से हम जरूर चाहेंगे आप हमें बताएं जरा हिस्ट्री नसीम शाह ब्रदर्स यस कि क्या है इनके मामलात। लोअर दीप से इनका ताल्लुक है, शाह ब्रदर्स का। और नसीम शाह जो है उनको देखकर कहते हैं ना कि एक घर में एक चिराग से उसने दो और चिराग रोशन कर दिए, लग रहा है तो और वो जो है वो क्रिकेट में आ गए। लेकिन ये कि चले अच्छी बात है, फास्ट बॉलर है। लोग ये कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन आपको पता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिलने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आप इन कैसे हो। टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके अल्लाह के सिवा कोई जान पहचान नहीं है, तो वो बेचारे इन नहीं हो पाते। अब आप देखिए इस लीग में अहमद शहजाद किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, शर्जील खान किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, उमर अकमल किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, हैदर अली नहीं सेलेक्ट हुए। तो मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सेलेक्ट होना चाहिए थे वो नहीं हुए। तो नसीम शाह के भाई अब आए हैं, और क्योंकि खुद उनके बड़े भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही चले गए। आप अंदाजा लगा लें। तो बेसिकली ये पीआर यहाँ पे काम करिए। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, ये दोबारा जरा मैं आपको पर्थ लेके जाऊंगा उस्मान ख्वाजा कंट्रोवर्सी के हवाले से। अपने शूज के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी फॉर पैलेस्टीनियन किड्स, और उन्होंने कहा कि मुझे गजा के बच्चे मरते देखकर अपने बच्चे याद आते हैं। डट गए अपने मौके के ऊपर, फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। और वो जो शूज उन्होंने पहने, इसके पहनने पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसने रद्द-ए-अमल में एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। आप इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहेंगे? इससे मिलता जुलता कुछ काम आजम खान ने किया था अपने बल्ले पे फलस्तीन का स्टिकर लगाकर, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, आजम खान तो डोमेस्टिक खेल रहा था, लेकिन इसमें जो है अगर कोई एक चीज एक मैसेज करने किया उस्मान ख्वाजा ने। आपको पता है उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद में पैदा हुए, पहले इनके पेरेंट्स जो थे वो कराची में रहते थे, नाजमाबाद के इलाके में, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के पास। फिर ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुए इनके पेरेंट्स। उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद में पैदा हुए, और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बाद में हासिल किया और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पहले हासिल कर लिया। तो उस्मान ख्वाजा फिर क्रिकेट की तरफ आ गए, और उस्मान ख्वाजा ने एक अपने जज्बात का इजहार किया है। आपको याद होगा अब से 4 बरस कबल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जब टेस्ट कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, सबने फौजी जो है वो कैप्स लगाई हुई थी। उस वक्त आईसीसी की आंखें बंद थी, अब आईसीसी की आंखें खुल गई हैं। मैं हैरान होता हूं कि एक जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ एक मैसेज करने कर रहा है। उस पर भी आईसीसी की सख्ती। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, चूंकि आपको पता है पूरा नेक्सस है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, तो वो उससे फौरन नोटिस लिया है। मैं कहता हूँ ये ज्यादती है, और उस्मान ख्वाजा ने सही अंदाज से अपने एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल ठीक। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, रिशाद महमूद साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, इस अहम टॉपिक के ऊपर अपनी राय का इजहार किया, आपने डिस्कशन सुनी जी। पर्थ के अंदर मैच जारी है, पहला सेशन खत्म हुआ है, साथ साथ आगा करते रहेंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से, जिसको हमारे सिक्योरिटी के जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारे पसपा कर रहे हैं। पाक फौज ने इस साल मुनज़्ज़म और जामे मनसूबाबंदी के साथ कार्रवाइयां अमल में लाते हुए दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के फैसले का जो फैसला कुछ मरहला है उसका आगाज किया है। आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। 2022 की अगर बात की जाए
तो 400 के करीब दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल हुए, जबकि रवां साल मुल्क में 24,000 से ज्यादा ऑपरेशंस किए गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों से अब तक 550 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके हैं। रवां साल अगर बात की जाए तो 400 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। 2 रोजा काबल जी, आपको पता है जिला डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक, जबकि 25 फौजी जवान शहीद हुए। और गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आजम साहब जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने डेरा इस्माइल खान का दौरा किया, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का दौरा किया और फिर बम धमाके जख्मियों की रियादत भी की और कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जो सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है, पाक अफवाज दुश्मनों के नापाक जो अजाइम है उनको नाकाम बनाकर जो कह ले उन्हें मुंह तो जवाब भी देगी। बिल्कुल, दूसरी जानिब कल एक अहम केस भी था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से उसके रोकने का जो साहब का फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी है। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा, इसी पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, निगरान वजीर दाखिला सिंध भी हैं और सीनियर तज्जियाकार भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असरात डालते हैं मजमूई तौर पर एक कैंपेन जो चल रही होती है, खासतौर पर हम अगर वॉर ऑन टेरर की बात करें, हमारे 25 नौजवान जो हैं वो जवान शहीद हुए और बहुत बड़ा एक वाकया था, सानिया था। अगरचे के दहशतगर्द भी मारे गए लेकिन उनकी जानें कीमती नहीं है, हमारे एक एक जवान की जान बहुत कीमती है। तो इस वाकये के ऊपर आपका क्या टेक है? और जो पिछले 1 साल के अंदर ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, जाहिर बात है दहशतगर्द तभी मरे हैं जब कुछ हद तक कार्रवाइयों में इजाफा भी हुआ है, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, पिछले कुछ अरसे महीनों में बहुत ज्यादा इजाफा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और अभी जो आदात बता रही थी वो भी बात ठीक है कि इसमें तकरीबन 550 हमने दहशतगर्द मारते हैं, 24,000 ऑपरेशन किए हैं और उससे पहले पिछले साल भी 400 के करीब मारे गए थे। ये आपने देखा होगा कि 2020 तक हमने तकरीबन मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी। एंड वी थॉट कि अमेरिकन आर गोइंग, तालिबान की हुकूमत आ रही है तो अब ये और ज्यादा हालात बेहतर होंगे और इसको ये कंट्रोल में आ जाएगी दहशतगर्दी, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर ली थी कि हमारी सरजमीन किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बट इसके बरक्स हुआ, जो अमेरिकन गए हैं वेपन छोड़ के गए हैं और इनका तालिबान का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। खुली दाइश को देख लें, अल कायदा देख लें, टीटीपी देख लें, इस्लामिक उम्मत तुर्किस्तान देख लें, फिर उसके बाद BLA BLF को देखें, हर जगह पर बहुत ज्यादा ये हालात खराब हुए हैं। एक उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो भी हमारी अपनी गलतियां थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है ये पानी छत से गुजर चुका है, इट इज बियॉन्ड। और यही काम भी चीफ आर्मी साहब ने बात की है कि एक याद रखें, अगर हमारे लोग शहीद होते हैं तो हमारा नया एक बलबला होता है, जोश होता है, जज्बा होता है कि हमने इनका बदला भी लेना है और मुल्क दहशतगर्दी खत्म करनी है। दिस इज गारंटीड, रेस्ट एश्योर्ड। हमारा मोराल भी हाई होता है और ज्यादा होता है, हमें अज़्म होता है कि हमने ये करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा आ गए हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस एनवायरनमेंट, जिसमें ये वहां जाके ये इनकी ब्रीडिंग प्लेस भी है, वहां पर इनको सहूलतकारी भी होती है, वहां इनकी मदद भी होती है, इनको पैसा भी होता है, उसके बाद वहां से ऑपरेट करते हैं। और जब आजकल जितने मारे जाते हैं 50 अफगान होते हैं, लेटेस्ट अमेरिकन वेपन इक्विपमेंट। तो ये जो आप अमेरिकन गवर्नमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं, वाज इट काइंड ऑफ अ मिसकैलकुलेशन ब्रिगेडियर साहब, जो हम नहीं कर पाए ठीक तरीके से, या फिर बिट्रेल है? आई मीन कैलकुलेशन हो गई, हो सकती है बिट्रेल इज समथिंग कि हमें कहा और गया था, कमिटमेंट्स और थी, लेकिन अब हो कुछ और रहा है अफगान हुकूमत की तरफ से। आप इस पे क्या समझते हैं? देखिए इमरान, प्लीज रिमेंबर, आइडियोलॉजी जो है ना वो अफगान तालिबान की और बीजेपी की एक है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये बिल्कुल उनको खामोश हुए हैं, उनको मना नहीं कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ये वहां उनको वार्निंग दे दें कि जी आप हमारे मुल्क से निकलें और जाके पाकिस्तान में जो करना है करें, देन वी आर देयर टू सॉर्ट देम आउट। हम भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद इनको कहते हैं तो इनकी रिस्पॉन्स के लिए हमारे मुल्क में अफगानिस्तान में तो तालिबान नहीं है, जबकि कितने तालिबान के लीडर वहां मारे जा रहे हैं, अब वहां से आ रहे हैं। आपको चाहिए कि देखें, अभी हमने जो इनकी इलीगल तारकिन वतन निकाल रही है, इनका काम था
ये अपने भेजते। अगर इनको कंसर्न थी पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात की, क्या है बताएंगे आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आपके ऑब्जर्वेशन है, बताइए व्हाट कैन वी डू इट। बजाय इसके लिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद से ये हालात खराब हो गए। तो आई थिंक इस वक्त पूरी कौम को सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे मौके पर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे अवाम हो या हुकूमत हो। एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द सेम ग्रिड। जो नैरेटिव एनिमी का बड़ा खतरनाक है कि फौज और अवाम में जो एक एतमाद है उसको दूर करो, फौज को कमजोर पर खुदा खतर लीबिया, इराक, सीरिया की तरह हालात पैदा। So defeat, we have to stand united. That is really the message we will convey through the platform. कि ये बहुत जरूरी है और खासतौर सोशल मीडिया पे। मैं ये इंडिया में अभी इसके ऊपर इंडिया में देखेंगे शादाने में जाए जा रहे हैं। क्या बहुत फौजी मारे गए थे 40 जब धमाका होता ये उसके अंदर जब ये 2019 के अंदर क्या उन्होंने वहां पर कुछ शोर मचाया था? This is what we should learn. ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि हमारे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी आर्मी चीफ का जो अमेरिका का दौरा है इसके हवाले से, वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और जो दौरा है उनका, आप उसको किस तरह से देखते हैं, कितनी अहमियत का हामिल है? अब पहला विजिट है उनका अमेरिका का। देखिए ये बहुत यहाँ में बहुत मौके के ऊपर जा रही है, एक तो बैडली नीडेड फर्स्ट विजिट है। आई एम श्योर कि चीफ आर्मी स्टाफ जो कि बहुत ही कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में, ही मस्ट लॉट ऑफ डेलिब्रेशन करके, और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान में मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट की बात हो रही होगी, पाकिस्तान के अवाम के बारे में बात हो रही होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही होगी, जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है ये बात हो रही है, अफगानिस्तान में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बात हो रही होगी, और जो इंडिया पाक हमारे साथ कर रहे हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू और गुलभूषण जादेव जैसे लोगों के साथ पाकिस्तान मस्ट बी आई थिंक ये बहुत अहम मामला। अमेरिका के कुछ कंसर्न्स थे ये जो हम अफगानियों को वापस भेज रहे हैं, आपके ख्याल में इस दौरे के बाद हमारी उस पॉलिसी में कोई तब्दीली भी हो सकती है? मेरे ख्याल में तब्दीली तो नहीं होगी, बट आई एम श्योर चीफ ऑफ स्टाफ वहां जाकर उनको बताएंगे कि व्हाई वी आर डूइंग इट। ओके, दिस है किसी मुल्क में 30 से 40 लाख आप जो गैर मुल्की लोग हों, आप सोचें कि वो हमने कितनी मेहमान की, नॉट द टाइम टू टेक द पर्सन बैक। राइट भाई साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। केयर टेकर वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें मौजूदा सूरत हाल पे हमारे साथ बात कर रहे थे, इस दुआ के साथ कि जितने भी शोहदा हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और दहशतगर्दों को नाकाम करे अपने अज़ाइम में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको खिलाएंगे खाना, वो भी पैराडाइज फूड से। हम नहीं, सुहेब खान जा रहे हैं आपको दोपहर का खाना आप वर्चुअली वहां खाएं। आज के सेगमेंट देसी फूड में अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सोहेब खान। दिन का टाइम हो और आपको एक मज़ेदार सा देसी लंच करना हो, ठीक है, तो ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड होती हैं, लेकिन अच्छी और क्वालिटी की जगह ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो मुश्किल आज मैं आपकी आसान करूंगा। तो आज हम जहां जा रहे हैं वहां पे देसी सबसे ज़बरदस्त लंच मिलता है, तो आइए चल के ट्राई करते हैं। हमारे साथ ये कस्टमर मौजूद हैं इस टाइम जो यहाँ पे खाना खाने हैं, इनसे थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। खाना तो बहुत बेस्ट है इनका, मटन जो है ना 1 नंबर होता है जैसे कि खाने में, और ये इनका खाना अच्छा है। मैं तो 20 साल से इधर खा रहा हूँ खाना। हमारे साथ मौजूद हैं पैराडाइज रेस्टोरेंट के मैनेजर नदीम साहब। पैराडाइज कब से है? ये जी कुछ 60 साल से ज़्यादा हो गए, अरसा हो चुका है। और आप लोगों का बेसिक सिर्फ लंच का है? जी हाँ, लंच का तो अरेंजमेंट। टाइमिंग्स क्या है आप लोगों की? टाइमिंग जी सुबह दोपहर को आफ्टरनून 11 बजे से ऑनवर्ड कोई 4 बजे तक। तो आप लोगों के मेन्यू में सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो आप लोगों की क्या है? ऐसे कीमा भी है और मटन कोरमा भी बनाते हैं हम। अच्छा, हमारी जो स्पेशलिटी है वो मुर्ग मुसल्लम और जॉइंट रोस्ट के अंदर है। जी, तो हम इस टाइम मौजूद हैं किचन में, और किचन में आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है शेफ़। तो आप हमें बताएं आपके मेन्यू में सबसे स्पेशल जो है वो क्या है? हमारा स्पेशल डिश सर मटन जॉइंट है और मुर्ग मसल्लम है, जिसमें बादाम, काजू और सोगी और अंडा फीड है, और उसके साथ मसाला है, बहुत लजीज और अच्छा मसाला है सर।
तो आइए चल के देखते हैं खाना क्या वाकई इतना मजेदार है या नहीं। वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त मटन हम का कौरमा ट्राई कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला था ये से सबसे बेस्ट डिश है यहाँ की। अभी तक मैंने ये ट्राई किया, अभी मैं पालक भी ट्राई करूँगा और बाकी चीज़ें भी ट्राई करूँगा, लेकिन मटन कौरमा इज़ बहुत आला। क्या बात है, जबरदस्त। अगर आप लोगों को देसी खाना लेस स्पाइसी पसंद है तो आपके पास वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। पालक भी उतनी मज़ेदार है जितना मटन कौरमा है। क्या बात है, मुर्ग मुसल्लम भी उतना ही ज़बरदस्त। जैसे उन्होंने बताया था मटन कौरमा और मुसल्लम अनबीटेबल, मैंने आज तक ऐसा नहीं खाया कभी भी। मस्ट ट्राई है ये खाने वाला। अगर आप लोगों को देसी लंच करना है लाहौर में, वो भी मयारी और क्वालिटी का खाना खाना है और वो भी जेब पे हल्का हो, दिस इज़ द प्लेस। जैसे कि आपको पता है हर दफ़ा जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हम रिव्यू देते हैं, और रिव्यू में सबसे पहले आता है टेस्ट। अगर मैं मटन कौरमे की बात करूँ, मुर्ग मुसल्लम की बात करूँ, पालक की बात करूँ, तो ज़बरदस्त टेस्ट, आई विल गिव 9 out of 10। और अगर मैं बात करूँ एम्बियंस की, और एम्बियंस इज़ लाइक ओके, तो 7 out of 10 एम्बियंस के मैं दूंगा। और अगर मैं हाइजीन की बात करूँ तो हमने किचन चेक किया है, हमने सारा पूरा सर्वे किया है, देखा है जहाँ पे, और कस्टमर से भी हमने रिव्यूज़ लिए हैं, तो हाइजीन भी काफ़ी बेटर है और गुड है। तो आई थिंक सो उसको मैं दूंगा 8 out of 10 हाइजीन में। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, मुर्ग मुसल्लम आपको मिलता है पूरा 1 kg जो कि 1800 रुपये आपको कॉस्ट करता है। और अगर मैं मटन कौरमा की बात करूँ तो मटन कौरमा आपको कॉस्ट करता है लाइक 680 रुपीज़ की एक प्लेट है, जो कि मैनेजेबल है और जेब पे हल्की है अगर आपने मटन खाना है। तो प्राइसिंग में अगर मैं दूँ इनको पॉइंट्स तो आई विल गिव 7 out of 10, ज़बरदस्त। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मिलेगा बिल्कुल GPO चौक के ऑपोजिट। एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले फूड सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट सफर है शर्त का, और आज भी रहमत नबी साहब जिन्हें प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज कहा जाता है, जो कई अरसे से जा नहीं सके फेरी मेडोज, इस बारे में आज क्या बात हो रही है, वकार मलिक साहब क्या बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सफर जारी है। रहमत नबी शोबे सियाहत में बड़ा नाम है, जिन्हें प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज भी कहा जाता है। रहमत नबी सेहत के मसाइल की वजह से 11 साल से फेरी मेडोज नहीं जा सके। आइए गिलगित में रहमत नबी से मिलने का एजाज हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। मैं बैठा हूं इस वक्त गिलगित में। ये रहमत नबी साहब हैं और बहुत हम्बल इंसान हैं। इनके सामने प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज कहना जो है वो कोई इसको ये मतलब अच्छा नहीं समझते, लेकिन तार साहब इनको क्योंकि प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज कहते हैं तो मैं उसी हवाले से गुंजाइश निकालती हूँ इनको कह रहा हूँ। फेरी मेडोज के हवाले से गुज़श्ता किस्त में हमने बात की थी कि जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था और ये चरागाह हुआ करती थी, और रहमत नबी साहब का बचपन कैसे वहाँ पे गुजरा और क्या खूबसूरत ये जगह थी, और ये तमाम मामला इस हवाले से हुआ, और कौन सा रास्ता इख्तियार करते थे ये ऊपर तत्व जाने के लिए। इस किस्त में हम मौजूदा जो फेरी मेडोज़ है इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। फेरी मेडोज़ के हवाले से जो खदशात जन्म ले रहे हैं, मतलब मुझे याद है कि जब मैं 2011 में आपके पास आया तो आपने हमें बताया कि ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन है होटल की आपकी जो थी, तो आप बताया करते थे कि ये तमाम डेड ट्रीज से हुई है और बाकायदा आप उसकी कलेक्शन करते थे और कोई किसी दरख्त को कोई गजान ना पहुँचे, इन तमाम चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखते थे। ऊपर तक आपने ट्रैफिक कभी नहीं आने दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया फेरी मेडोज़ गए हुए, लेकिन मैं जब बिल्कुल लास्ट गया हूँ तो
मुझे बहुत सारी जगहों पे कचरा ही कचरा नज़र आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब मैनेज नहीं हो पा रही। ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात आप तक हैं? जनाब मुझे क्यों नहीं, मैं तो रोज़ की मुझे अपडेट मिलती हैं, लेकिन जब बंदा खुद खजूर खाता है तो दूसरों को खजूर खाने से मना नहीं कर सकता। हमने खुद वहाँ होटल डाला, हमने जब डाला उस वक्त डेड वुड इतनी अवेलेबल थी कि ज़रूरत नहीं थी कोई लाइव ट्री काटने की, इसलिए हम डेड वुड से बनाने में कामयाब हो गए। अब भी हमारी यही कोशिश है, चाहे वो 2 मील दूर से जब उठा के लाना पड़े, डेड वुड ला के बनाते, हम कोशिश नहीं करते हैं कि कोई लाइव ट्री कटे। लेकिन चूँकि ये इकोनॉमिकल रेस का ज़माना है, देखे देखी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किए बगैर वो इलाका डेवलप हो नहीं सकता था, तो हमने कम्युनिटी को रिक्वेस्ट की कि आप होटल बनाएं, और जिस तरह हमने बनाया इसी तरह आप भी बनाएं, ताकि सारे मिल के जब कमाएंगे तो टूरिस्ट डिस्टर्ब नहीं होगा और सब वेलकमिंग एटीट्यूड में आएंगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा। अब भी फेरे मेड़ो इतना नहीं हुआ जितना वावेला हो रहा है। ठीक है। टूरिज़्म इन्फ्लक्स इतना कुछ हुआ कि अब कैटर करने के लिए होटल बनाने पड़े। कोई चंद साल 4 साल पहले एक सीज़न का एक ऐसा वक्त भी आया कि टूरिस्ट को ले जाके मस्जिदों में सुलाना पड़ा, मस्जिद में, और कुछ बाहर रह गए। यानी आपके पास जो अपना बिस्तर था वो भी दे के भी टूरिस्ट को बिस्तर नहीं मिला, तो लोगों को फिर होटल डालने पड़े। बदबख्ती ये है कि वहाँ अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है जिसके तहत उन लोगों को बताया जा सके कि आपकी जितनी ज़मीन है इसमें इतने एरिया में आपने कंस्ट्रक्ट करना है, इतना ग्रीन रखना है, और गवर्नमेंट कोई ऐसा काम दे दे कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है और होटल के अपने सीवरेज सिस्टम ये दे दें, तो बाकी अब भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। वो जो मैदान बीच में है वो अब भी है, उस पे इनक्रोच करने न दे। लोगों की अगर ज़मीन है भी तो उनको कोई मुआवजा दे के गवर्नमेंट उसको एज इट इज़ उनके लिए ग्राउंड बना के रखे, ताकि जो ब्यूटी है वो बरकरार रहे। इर्द गिर्द टेलू में होटल्स बनाए, होटल वक्त की ज़रूरत थी, और कम्युनिटी को टूरिज़्म से और क्या चाहिए, यही मिलता है और तो कुछ नहीं मिलता है। तो सर ये है कि टूरिज़्म का जो है कम्युनिटी को जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कई मॉडल ऐसे काम कर रहे हैं टूरिज़्म के वाले से, जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी कम्युनिटी खुद इकट्ठा होके और उसी से यानी वो जो पैसे कमा रहे हैं सारा कुछ है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है लाइक वो वेस्ट मैनेजमेंट का जो मामला है वो खुद कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल्फ इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, की जा सकती हैं। तो आप समझते हैं कि फेरी मेडोज़ में भी ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये इकट्ठे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद नुकसान बढ़ता चला जाएगा गवर्नमेंट के आने तक या उनके फैसला करने तक। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनको अभी वहाँ कम्युनिटी जो है ना वो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी नहीं है। बदबख्ती ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वो निकल के कोई लाहौर में जॉब कर रहा है, कोई गिलगित में, कोई सिकरदू में। गवर्नमेंट जॉब मेन प्रायोरिटी होती है लोगों की। जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख जाता है थोड़ा बहुत, वो निकल के गवर्नमेंट में जाता है, पीछे वो जो है वो अनपढ़ जो हैं वो ही चला रहे होते हैं। तो ये बात मैं उनको बताता रहता हूँ। जब तक मैं था लोग भी कम थे, साथ मेरे जो थे वो मेरी बात सुनते थे। अब वहाँ कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग नहीं है जो उनको संभाल के कम्युनिटी सिस्टम डेवलप करे। वो कम्युनिटी सिस्टम पुराने ज़मानों में तो था, हमारे बुजुर्गों ने वहाँ कम्युनिटी बेस्ड स्कूल फर्स्ट टाइम 1955 में बनाया था। तत्व में अच्छा। पहला स्कूल कम्युनिटी बेस्ड था। अच्छा, बहुत अच्छा मॉडल। गोराबाद पूरा कम्युनिटी बेस्ड एक मॉडल है, गोराबाद पूरा रीजन। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से वक्त के साथ बिखर गया है। अब वो उसको समेट के इस ट्रैक पे लाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। पिछले साल जोर लगाया तो 2 बंदों को अप्लाई किया रास्ते की क्लियरेंस के लिए। वो 2 दिन में क्लियर करते हैं, दूसरे दिन जो है दूसरा ग्रुप आता है, वो हर चीज़ फेंकता जाता है। टूरिस्ट हमारा पढ़ा लिखा टूरिस्ट जो आता है ना जी, ऐसे ही
वो अपना हक समझता है, अपना चिप्स के लेस के पैकेट फेंकना, बोतल फेंकना, वो अपना आपका बिल्कुल अपना राइट समझ के फेंकते हैं, समझ नहीं आते हैं। घर में भी यूं करते होंगे। तो ये पाकिस्तान भर में ये एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। कोई जगह डेवलप होती है टूरिस्ट के लिए, खुल जाती है, अगले साल जाएं तो वहाँ आपको पैम्पर्स और शापर्स और ये मिलेंगे। ये बदकिस्मती है, लेकिन फिर भी पिछले साल से ये 2 बंदे रखे हुए रास्ते की सफाई के लिए। पिछले साल ये बड़ा इंटरनेशनल इशू हाईलाइट होके उसके बाद 2 बंदे रखे हैं, वो सफाई करते हैं। अब भी वहाँ वो वाला गार्बेज नज़र नहीं आ रहा जो दूसरा है। मेन इशू वहाँ की सीवरेज का है। अच्छा। होटल वालों के अगर ये सीवरेज किसी दिन बरस्ट हो गया, वो ख़राबी होगी, तो मेन सीवरेज के लिए फिर हुकूमत चाहिए, वो इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। डिफॉरेस्टेशन हो रही है या कोई ऐसा मामला? डिफॉरेस्टेशन का हुआ था पिछले साल। पिछले साल कुछ वायलेशन हुई है, ठीक है, लेकिन वो थोड़े अंदर करके हुई, आपको फोटोग्राफ्स में नज़र नहीं आएगा। आप फोटो देखेंगे तो बिल्कुल वैसे के वैसे जंगल नज़र आता है, लेकिन बीच से अंदर से काटा है। लोगों ने होटल बनाने थे, ज़रूरत भी थी, तो थोड़ा एग्रेशन करके किया है एक दूसरों से जिद बोगस में। हुकूमत की रिट ना हो तो या कम्युनिटी फाल ना हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये हुई पिछले सर्दियों में हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, तो अब मज़ीद उस पर पाबंदी तो लग गई है। सेहत के जो आपके मसाइल हैं पिछले 10 साल से, और आप उस जन्नत अर्जी से तकरीबन 10 साल ही हो गए हैं, 11 साल 10 साल ये जनवरी में पूरे होंगे 10 साल। बहुत शदीद मिस करते होंगे या बगा भाई, पहले 2 साल किया। फर्स्ट 2 years I did really miss not only Fairy Meadows, my traveling. K2 मिस किया, शांदूर मिस किया, बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके मिस किया। वो तो मेरा होमलैंड है, फिर मेरा ब्रेड एंड बटर वहाँ से आता है, तो वो तो मिस मैंने करना ही था। लेकिन 2 साल के बाद बस आदत पड़ गई, अब वो यूज टू हो गया हूँ, अभी कोई चीज़ मिस नहीं करता हूँ। हाँ, अलबत्ता यार दोस्तों की मुलाकात मिस करता हूँ, और जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में करीब हो तो चलो दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में फैले, कोई शक, करीब हो तो चलो भाई बंदा जाके मिल के आया। गिलगित में जो यार दोस्त हैं या इधर उधर जो कार से एक्सेसिबल एरियाज करीब में हैं, घंटे 1.5 घंटे के ड्राइव में, उनसे साल में 1 दफ़ा मेरी बैठक हो जाती है, मिलता हूँ, जाके मिलता हूँ। जैसे हुंजा वैली है, मैं जाता रहता हूँ, गिलगित में यार दोस्तों से जाके मिल लेता हूँ, ये मिस करता हूँ। बाकी माउंटेन्स के जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग मिस करता हूँ, अब आदत हो गई, बस 10 साल के बाद वो बिल्कुल यूज्ड हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग वकार भाई, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर बार बार बात होनी चाहिए। हम बढ़ती आबादी और उसका जो हमारे सिस्टम के ऊपर असरात है उस पर आज हम बात करेंगे। अगर ये वो मसला है जिस पर काबू ना पाया गया तो आइंदा आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। वो मसला आबादी का जिसका हम बात करें। पाकिस्तान का शुमार जी दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वें ममालिक में होता है, जो 5वें नंबर पर आता है। और पाकिस्तान में आबादी की बढ़ने की जो सालाना शरह में 2.5% 2.5% हर साल इजाफा हो रहा है, जो सबसे पहले मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। निज़ाम तालीम हो उससे मुतासर हो रहा है। क्लासरूम्स में जगह आपको पता है कि बच्चों की बड़ी तादाद होती है, 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से अभी तक बाहर हैं। हर शोबा इससे मुतासर होता है, मगर आज हम जिस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे, हम फैमिली प्लानिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ सेक्टर है इस पे जो इसका इम्पैक्ट आता है, हमारी ओवरऑल मईशत के ऊपर इस आबादी के बढ़ने के प्रोसेस को कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम समझते हैं इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। सेहत की देखभाल बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं जिन पे असर होता है। और हॉस्पिटल्स के अंदर जब हम जाते हैं हम देखते हैं एक अंदाजे के मुताबिक जी रवा साल तक सरकारी हॉस्पिटल में 1000 मरीजों के लिए सिर्फ 0.64 बिस्तर मौजूद है। नहीं है 0.64 इज नथिंग। और 1000 मरीज के लिए सिर्फ
5.46 नर्सेज हैं। शहरी इलाकों में हर 10,000 अफराद के लिए 14.5% मौलजीन और दही इलाकों में हर 10,000 अफराद के लिए 3.6 मौलजीन मौजूद हैं, जो कि अब ज्यादा आबादी वाले इलाकों की सूरत हाल इससे बिल्कुल ही मखदूश सूरत हाल है। आपने कहा ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला बन चुका है। अमला हसन, हमारे जितने भी वसाइल हैं वो कम है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और एक ही चीज है इसमें ग्रोथ बड़ी हमारी फ्रीक्वेंट हो रही है पाकिस्तान में, वो आबादी है। इसके अलावा हम किसी चीज में कुछ बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ समन रॉय हैं जो डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब हैं और वी आर थैंकफुल टू हर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट उन्होंने बताया, रात को छोड़कर स्पेशली हमारे शो के लिए आई, तो हम इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। इसके साथ साथ इनके डेजिग्नेशन में सीईओ पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड भी है, उस इदारे को भी ये हेड कर रही हैं और उसके पर बात कर रही हैं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच समन फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और हमारी ऑफ एयर भी जो डिस्कशन चल रही थी उसमें हम यही कंसर्न शो करते। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके डिपार्टमेंट की नुक्ता निगाह से कितना बड़ा पॉपुलेशन का मसला है। आप लोग जब इसको देख रहे हैं तो अब आपके ख्याल में ये कितना बड़ा बॉम्ब है जो फटने के लिए तैयार है, जिसके असरात हम तक पहुंच रहे हैं। आप इसको बीइंग डिपार्टमेंट कैसे देख रहे हैं इस मसले को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और इसके ऊपर आज हम बात भी कर रहे हैं, तो आई थिंक आई मस्ट से थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया और एक जो एंगल आपने खुद प्रेजेंट किया कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, सो इट बिकम्स अ बिग चैलेंज और जितनी सहूलियात हैं वो इसके मुकाबले में दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है आई थिंक सब पॉलिसी मेकर्स के लिए, इदारों के लिए जो इसके साथ और भी कनेक्टेड हैं। मैं तो चूँकि डायरेक्टली पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को देख रही हूँ तो हम तो एवरी डे वी आर फेसिंग दिस नाइटमेरिश रियलिटी बिकॉज नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिस हिसाब से फर्टिलिटी रेट्स हाई हैं, तो आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम सबको बहुत अच्छा ज़रूरी काम करने की। अच्छा, मैं ये समझ एक बड़ा कंसर्न ये भी है बीइंग पाकिस्तानी, न सिर्फ ये मुसलसल बढ़ रही है हमारी आबादी, इसको रोकने के लिए कोई मेजर सिवाय टीवी और रेडियो इश्तिहारात के मेरे सामने है भी नहीं। इन लोगों के अंदर मेडिकल अवेयरनेस, लोगों के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से मुझे नहीं लगता कोई ऐसी अवेयरनेस है लोगों के अंदर या फैलाई जा रही है। अगर आप कोई फैला रहे हैं तो हमें बताइए ना, वो क्या है? आई थिंक थोड़ा सा इसको देखते हैं टोटलिटी में। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का काम करने का अपना एक तरीक़ेकार है और फैमिली प्लानिंग के लैंडस्केप पे फैमिली प्लानिंग बाय द वे इज़ जस्ट नॉट अबाउट फ्यू टैबलेट्स और इंजेक्शंस। आई थिंक एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी लाइफ्स को प्लान करते हैं। तो आई थिंक लाइफ्स की प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। जैसे जैसे बच्चे का एक फॉर्मेटिव उसका ब्रेन बनता है, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स क्या सोच रही हैं और वो क्या करेंगी वी कैन प्रिडिक्ट ओनली, बट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड कैंपेन्स एंड रेडियो मैसेजेस एंड रेडियो के अलावा प्रिंट जो हमारे पास मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा HR है जो पूरे पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है इस वक्त, और अब से नहीं, वो तो खैर बहुत सालों से काम कर रहे हैं और फैमिली प्लानिंग के मुश्किल टॉपिक को जिंदा भी रखे हुए हैं। और जितने जो मैरिड कपल्स हैं जब उनका एक बेबी हो जाता है तो उन पे वो उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। दे वुड डेली विजिट देम, कन्विंस देम टू गो फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड्स। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल अब हम स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। हम अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जब इस फैमिली प्लानिंग के प्रोसेस से एक खातून की या जो एक माँ है उसकी हेल्थ भी जुड़ी होती है, और फिर जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं बढ़ती आबादी के तनासुब को हम देखते हैं तो वहाँ पर इलाज के हवाले से देखें, ओवरऑल बेड्स को देखें, वहाँ पे जो लोगों को अकोमोडेट करना होता है उसके मसाइल को देखें, तो ये हर चीज़ उससे रिलेट है। अगर हम स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर की बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को हमने फोकस करना है कि ये हमारे हेल्थ सेक्टर पे कितना वर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। आई थिंक वो बात तो मतलब उस पर तो डिबेट नहीं हो सकती क्योंकि इम्पैक्ट तो बहुत बुरा आ रहा है एंड वी कैन डेली अंडरस्टैंड कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इसको आप देखना ये चाहिए कि इसका क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है बेसिकली। आई थिंक दिमाग उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, द वे टू गो अबाउट इट। आई थिंक पूरी दुनिया में जब गवर्नमेंट्स फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने की तरकीब देती हैं उसके पीछे मकसद ये होता है कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के रेशो को स्लो डाउन किया जा सके। बिकॉज मुझे हर तरफ से ये पूछा जाता है कि कंट्रोल कैसे होगा, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको आप कोई कोएर्सिव मेजर से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कन्विंस पीपल बिहेवियर चेंज कैंपेन्स के ज़रिए, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ज़रिए। दूसरा इसका एक रुख ये कि आप रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ की सर्विसेज हैं उनको इतना हर डोर स्टेप के लेवल पर ले आएँ
कि जिस कपल ने भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को अडॉप्ट करना है उनके लिए वो रेडिली सर्विसेज अवेलेबल हो। तो इस वक्त आई थिंक अ बिग क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड द सीएम साहब और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और जो हमारा अपना भी डिपार्टमेंट है कि हम अपनी सर्विसेज की एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू एवरी अदर लेडी और द कपल जिनको फैमिली प्लानिंग के मेथड। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि हम लोगों को कन्विंस करें माइट बी द ओनली वे। आई मीन मैं पिछले 30 साल से तो ये इश्तारात देख रहा हूँ फैमिली प्लानिंग के हवाले से, डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स, बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन्स भी प्लान की गई हैं, एफर्ट कैंपेन्स की हद तक या इश्तारात की हद तक पूरी लगाई गई है, लेकिन असर उसका ये हुआ है कि 14 करोड़ से 24 करोड़ तक पहुंच गए हम, यानी कि उसका कोई असर नहीं हुआ। तो क्या हम सिर्फ कैंपेन्स प्लान करते हैं, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है या कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन थी? क्या कोई ऐसे मैकेनिज्म है? पंजाब हमारा सबसे बड़ा 12 करोड़ का सूबा है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास? आई थिंक वी नीड टू सी, बिकॉज जब आप कैंपेन्स को प्लान करते हैं और उसको आप चलाते हैं तो उनकी मेजरमेंट के और इम्पैक्ट को असेस करने का मैकेनिज्म मौजूद होता है और उसका एक सबूत ये है कि आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट वो ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग डाउन। सो इसको हमें क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वन वुमन इन हर एंटायर फर्टाइल, जो जिंदगी में उसका एक फर्टाइल पीरियड है जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो वो देखा जाए तो ट्रेंड तो नीचे ही जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, बट इसको हमें मजीद स्लो डाउन करने की जरूरत है। लेकिन उसमें भी मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। आई मीन कन्वेंशनल तरीकों की वजह से नहीं जा रहा है कि लोग कन्विंस हो रहे हैं। चूंकि हमारे पास तो डेली का डाटा होता है, जितने हमारे क्लिनिक्स हैं, सेंटर्स हैं, उनमें जितना चेक इन है, क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, सो वी डेली अंडरस्टैंड कि लोगों में ग्रेजुअली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे आप देखें लाइफस्टाइल में तब्दीली आती है, एजुकेशन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज़्यादा होती है और माशाल्लाह अब हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो तालीम भी हासिल कर रही हैं, दे हैव बेटर कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। तो ये रिसर्च ने साबित किया है कि अगर ये सारा एरिया आपका इम्प्रूव करता चला जाएगा तो आपके फैमिली प्लानिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आती है। सो मोर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाय विमेन। और हमने और भी ममालिक में ये देखा है, जैसे बांग्लादेश हमारे सामने एक मिसाल है कि जैसे ही खवातीन ने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में वो आती हैं, साथ ही में द बेस्ट डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ, they have better controls over their bodies and they decide the number of children और उनकी families के size they are smaller। अच्छा, obviously इसमें स्टेट का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम डिपार्टमेंट्स की बात करें या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, जब वो वहाँ पे आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं या कैंपेन्स करती हैं, हमने देखा है कि कभी भी ये एक मसला है जो किसी के भी माइंड में नहीं है कि इस पे भी हमें फोकस करना है या इस पे अवेयरनेस के साथ साथ हमने इम्प्लीमेंट भी कराना है। उसका कोई ना कोई ज़ाहिर है हमारे बैरियर्स हैं, वी नो दैट, बट स्टिल आपको क्या लगता है, क्या इन सियासी पार्टीज़ के पास कोई ऐसी चीज़ है जो ये लोगों को बता सकें कि जी ये बहुत मेजर मसला है और आइंदा आने वाले सालों में ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? आई थिंक अगर फैमिली प्लानिंग की तरफ गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स देखें तो वो तो सस्टेन्ड है, लाइक एवरी ईयर देयर वुड बी बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन एडवोकेसी की जगह अगर हम बात करें तो वो तो जितना ज़्यादा होगा आई थिंक उतना ही उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। सो वो तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रॉम पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरी अदर पर्सन डाउन टू द लेवल ऑफ दैट सिंगल लेडी जिसको डिसाइड करना है, सब मैटर करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जो हम कहना चाहिए मोर्टेलिटी रेशो है, ख़ास तौर पे जो ज़िचकी के दौरान जो माओं का मर जाना है या बच्चों का मर जाना है, बहुत बड़ी रेशो है हमारे, ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं। इसके ऊपर क्या काम हुआ है या क्या काम किया जा सकता है और ये कितना अहम है इस सारे प्रोसेस के अंदर? आई थिंक जैसे मैंने पहले रेफर किया था कि फैमिली प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। तो जितना भी हमारा स्टाफ इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है, क्लिनिक्स में काम कर रहा है, जितनी उनके पास मदर्स आती हैं एंड देन दे गो डोर टू डोर, कैंपेन्स आती रहती हैं और पूरा साल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। उसमें अगेन अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस को नॉर्मली स्ट्रेस कम दिया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन माई ओन ओपिनियन, बिकॉज आप उस चीज़ को बहुत पहले कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इस पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी जा रही है और अब तो खैर माशाल्लाह मुझे तो लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रख रही हैं और जो मोर्टेलिटी का जैसे ड्यूरिंग ज़िचगी डेथ्स का जो रेशो है वो कम भी हो रहा है। एक तजवीज़ हमारे प्रोग्राम में हम जब इस मामले को डिस्कस कर रहे थे, चूँकि कौमी मसला है, हम सब ने मिल के इसके ऊपर काम करना है, तो ये भी आई थी कि अगर 2 बच्चों के बाद जो तीसरा बच्चा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका इलाज, उसकी चीज़ें, अगर हुकूमत उसके ऊपर थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दे, वो बच्चा पालना लोगों के लिए थोड़ा सा मसला हो, तो शायद लोग घबराएं तीसरा बच्चा पैदा करने से और वो 2 बच्चों तक महदूद रखें। एक तजवीज़ आई थी, तजावीज़ क्या हैं अभी आपके पास? आपका डिपार्टमेंट किन तजावीज़ पे गौर कर रहा है कि ये तरीके हो सकते हैं? क्योंकि हमारे
हमारे रिलीजियस बैरियर्स भी हैं, आपने खुद भी मेंशन किया, हमारे एथनिक बैरियर्स भी हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ ममालिक ने कवानीन बनाए हैं। चीन की एक मिसाल हमारे पास मौजूद है और उस पर अमल भी हुआ है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे स्लाइट इन्फोर्समेंट करें आबादी को रोकने के लिए? आई थिंक जब हम आबादी के बढ़ते हुए दबाव को देखते हैं तो नॉर्मली एक ब्रेन तो इधर ही जाता है कि बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट करें, लेकिन एक चीज़ यह है कि ये एक वॉलंटरी डिसीजन है। इसमें राइट बेस्ड अप्रोच को अगर हम देखें, वी कांट बी इन्फोर्सिंग पीपल। तो हम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दे सकते हैं सो दैट पीपल स्टार्ट रेगुलेटिंग देयर ओन लाइव्स, और उसमें आई थिंक डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक कामयाब है। बिकॉज जहाँ पे जाती हूँ मैं तो पीपल वुड ऑलवेज रेफर टू लॉट्स ऑफ कैंपेन्स एंड एड्स, और ये सिर्फ इतना नहीं है, एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि जितने लोग हमारे सेंटर्स में आते हैं उनकी भरपूर काउंसलिंग की जाती है, और एक या दो दफ़ा नहीं, एवरी विजिट दैट दे कम। फिर शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं, लॉन्ग टर्म मेथड्स हैं, उनकी प्रोविजन। आप जो कि टेलीविजन पे हैं, कैमरा आपके सामने, मैं चाहता हूँ लास्ट 20 सेकंड्स इफ यू लाइक टू से समथिंग टू द पीपल हु वाचिंग यू राइट नाउ। नो, आई एम ग्रेटफुल अगेन बिकॉज ये लोगों की अपनी लाइफ्स के साथ जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन आई थिंक इसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन सबकी हेल्थ का भी कंसर्न है। अपनी फैमिलीज़ को स्मॉल रखें, ज़िंदगी एंजॉय करें, और आई थिंक वी ऑल डिजर्व अ बेटर क्वालिटी लाइफ जो हम खुद भी इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस अमन, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थी जी। हमने आबादी बढ़ने और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आपकी मुलाकात वंस अगेन एक एक्सप्रेसो टैलेंट से करवाने वाले हैं। ये जो आर्टिस्ट जिनको आप देख रहे हैं बाय प्रोफेशन एक न्यूज़ एंकर हैं, खबरें पढ़ते हैं, लेकिन जब जो ही न्यूज़ स्टूडियो से निकलते हैं तो इनके अंदर का फनकार जागता है, उसके बाद ये गाने गाते हैं। आवाज़ इनकी अच्छी है, किस हद तक आपको पसंद आई है इसका फैसला तो देखने वालों ने करना है। लेकिन तनसीर जैदी जिनका गाना आप देख रहे थे नींद ना, आज हमने सोचा उनको स्टूडियोज़ में बुलाएं और उनसे बात करें और उनसे पूछे कि दोनों काम एक तो पैरेलल कैसे चल रहे हैं एंड देन ज़्यादा बेहतर कौन सा, ये भी हम इनसे पूछेंगे। तनसीर इज लाइव विद अस। तनसीर वेलकम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए खैरियत से हैं? पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है, यूजुअली आप इस तरह के डेस्क पे बैठे टेबल की इस तरफ होते हैं, आज एज अ गेस्ट बैठे हो, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और अच्छा लगता है, मतलब अपने कोलीग्स के सामने बैठते हुए, और बल्कि एक कंफर्ट जोन भी डेवलप होता है ऑब्वियसली, और एक नए किस्म आप कैमरा फ्रेंडली होते हैं, आपको आइडिया होता है चीज़ों का, दैट्स बेटर। तंजीर, आपका ये जो न्यूज़ एंकरिंग एक तरफ और फिर सिंगिंग एक तरफ, ये सिंगिंग पहले स्टार्ट की थी, न्यूज़ एंकरिंग पहले से करे थे, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? जी, ये सिंगिंग जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में जाया करता था, और एंकरिंग तो मैं ये कहूँ कि हादसाती तौर पे मैं एंकरिंग में आया, क्योंकि अपने डिग्री के दौरान ही वो मुझे पता लगा कहीं पे ऑडिशन चल रहे थे एंकरिंग के, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ था, तो ऑडिशन दिया, आई गॉट सेलेक्टेड और फिर वो ये एंकरिंग शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मेरा एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का शौक था सिंगिंग का। फिर मैंने ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी ली। अच्छा, और किससे सीखा? शफकत अमानत अली, पटियाला घराना, मतलब ये मेरी इंस्पिरेशन रहे शुरू से ही, और यानी जैसे कहते हैं बाज़ाब्ता या बाकायदा तौर पर तो नहीं सीखा, लेकिन उनको ही ऑब्जर्व करते करते रूहानी उस्ताद हैं आपके, जबरदस्त है। और गाते भी ऐसा है म्यूजिक के आप जैसा? मोस्टली, लेकिन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक को भी हम टच करते हैं। अब जो चल रहा है उसमें मेरा कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं है, उसमें रॉक पॉप भी आता है, क्लासिकल म्यूजिक मेरी बेस लाइन है, ठीक है, उस बेस को नहीं छोड़ते, बाकी हर किस्म का लेते हैं हम तंसीर से। आपके स्टूडियो में तो मनोरंजन चलता रहता होगा, तो जरा थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें सुनाइए कुछ। मैं लाजमी मोरा सैया मुँह से बोले ना, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर और रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। वाओ, मुझे लाइव
इतना अच्छा गाने की उम्मीद नहीं थी आपकी ऑडियो में सुन के। इसका ये मतलब भी- है आपके जो ये एक बात है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो अब वो लाइव सिंगिंग उस तरह सुनने को मिलती नहीं है। आप Exactly. कॉन्सर्ट्स में भी देख लें तो वो लिप सिंग, हाँ, लिप सिंक चल रही होती है तो आपको पता ही नहीं होता कि आर्टिस्ट अगर लाइव गा रहे तो कैसा गा रहे, बट यू सेंग नहीं रियली वोकल्स वेल। में दम है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। जबरदस्त। क्या इरादे, फिलहाल तो मैंने कोई म्यूजिकल किस्म का बुलेटिन पढ़ने का इरादा है? नहीं, ये देखिए वो एंटरटेनमेंट तो आपको पता है न्यूज़ इंडस्ट्री के साथ साथ चलती ही आई है। मेरा जो एक माइंडसेट है वो ये था, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ है कुछ वक्त ऐसे आता है कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा ड्राई और स्ट्रेसफुल हो सकती है। Yes. आपने हर तरह के इवेंट को कवर करना है, अभी ये जो चल रही है गजा की सूरत हाल, सारा कुछ, तो उस सारी सूरत हाल में थोड़ा सा अपने आप को एनलाइटन करने के लिए म्यूजिक मेरे लिए वो एस्केप एक है, थेरेपी है एक आपके थेरेपी लिए, है, yeah, बिल्कुल you're एक थेरेपी right, है। that's so important. तो उसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। अभी और कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो पहले मैंने कुछ कवर्स किए थे और अब ओरिजिनल म्यूजिक पे भी तो काम करने अपने लगे। म्यूजिक को लेके किस तरह के प्लान्स हैं, किस तरह का म्यूजिक करना है आइंदा आने वाले दिनों में, जो भी आप अपनी सोलो या सिंगल्स प्लान कर रहे जी। हो या कुछ भी? वो म्यूजिक इस तरह का होगा जो कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ईस्टर्न म्यूजिक का उसमें टच नजर आए, लेकिन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक को भी वो टच करे, हाँ, ताकि जो यंग जनरेशन relate कर सकें लोग, एग्जैक्टली हर उसको तरह के शुगर लोग, कोट करके। yeah. और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो रिसेंट मैंने म्यूजिक ऑडियो रिलीज किया नींदरा, उसमें मेरा फोकस ज़्यादा था म्यूजिक प्रोडक्शन पे, और जो म्यूजिक का ऑडियो ट्रैक है उसकी एक रीज़न थी। आजकल आप देखते हैं कि जब कोई एक आर्टिस्ट नया मार्केट में आता है, ऑडियो क्वालिटी, अब आप देखते हैं कि जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है, ऑडियंस को जो वो सेल करने की कोशिश कर रहा है वो म्यूजिक वीडियो होता है, उसमें कौन कौन से अच्छे मॉडल्स, कोई अच्छी लोकेशंस, कोई अच्छी गाड़ियां, ग्लैमर। तो म्यूजिक जो ऑडियो ट्रैक है वो कहीं पीछे फेड आउट हो जाता है। इस वजह से बहुत, मैं क्योंकि हम न्यूज़ में रहते हुए बहुत सारे यंग टैलेंट है जिसको मैंने खुद देखा है, वो सिर्फ वेट कर, उनके पास मेरे पास बजट था, सारा कुछ था, मगर मैंने एक सिंपल वीडियो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग आर्टिस्ट फोकस डाइवर्ट ना हो, लोग ऑडियो को ज्यादा यंग आर्टिस्ट हैं, उनके पास बजट नहीं है, उनके पास अच्छा ऑडियो टाइम एक रिस्क भी होता है, वैसे रिस्क होता है कि आप इतना पैसा लगा दीजिए और अगर वो नहीं उसको आप मार्केट सही तरह कर पाते, तो जो नए आर्टिस्ट हैं उनको इतनी स्पेस मिलनी चाहिए, और ऑडियंस का जो फोकस है वो ऑडियो पे, जो ऑडियो ट्रैक है उस पे ज्यादा। हमें जरा थोड़ा सा नींदरा सुनाइए, नींदरा उसके बाद इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सारी सारी रातां नींद रानी आंदी, हर वेले तेरियां यादां सतांदियां, सारी सारी रातां नींद रानी आंदियां, हर वेले तेरियां यादां, एक आरज़ू मेरे दिल दी, गल प्यार वाली जे बोल, तू रवे जे अखियां दे कोल, तू रवे जे अखियां दे कोल, नहीं जहर ही जरदा पीना, नहीं मैं तेरे बाजो जीना, जित लेना दिल जानते तो वार के, जरा दिल दे नेड़े तू हो के, पेदे दिल वाले ते खो, तू रवे जे अखियां देखो, तू रवे जे अखियां देखो। कहते हैं गाना कोई किसी राग में ही होता, राग के असर में होता है, और ये राग दरबारी के असर में गाना है। जी, ये कुछ मिक्स काइंड ऑफ है, इसमें राग दरबारी का अंसर भी शामिल है, इसमें राग भीम पिलासी, मतलब मुख्तलिफ क्लासिकल रेंडिशंस। इम्प्रेसिव जनाब, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो सो आगे क्या करने का इरादा है, क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स हैं कि न्यूज और म्यूजिक साथ साथ चलाना है। वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूज़ मेरा प्रोफेशन है, ब्रेड एंड बटर है, यस, जर्नलिज्म पढ़ भी रखा है, तो उसको प्रैक्टिकली भी लेके चल रहे हैं। उसमें सीन्स कुछ इस तरह से है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस प्रोफेशन को यूज़ करूं, जो भी आगे इस स्पेसिफिक फील्ड में मैं कोई बेटरमेंट कर सकूं, जो नए आने वाले लोग हैं सही, उनको थोड़ा बहुत इनकरेज कर सकूं, उनको सामने, उनको देखिए, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट इंतहा से भी ज्यादा है। मतलब हमारे पड़ोसी इस बात की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान जैसा, मतलब हमारा कोक स्टूडियो देख लीजिए, उसको फॉलो करके उन्होंने अपना कोक स्टूडियो बना लिया। हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, और हमारे आर्टिस्ट को वो लोग फॉलो करते हैं। यहाँ मौजूद आर्टिस्ट वहाँ मौजूद आर्टिस्ट के उस्ताद माने जाते हैं। तो बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि
इसको जितना फैला सकूं That's very nice. और जितना यंग टैलेंट है उसको किसी तरह से कोई प्लेटफॉर्म दे सकूं। हमारे यहाँ पे स्टूडियोज में अक्सर कॉलीग्स कहते हैं गाना सुना दो, बोर हो रहे हैं। ये तो पुलिस का और काम क्या क्या है ना, यही करते हैं लोगों को क्या पता ब्रेक पे क्या क्या हो रहा है। क्या करते हैं ये तो शुरू से ही है, जब से मीडिया ज्वाइन किया है तो जितने कोलीग्स मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया वहाँ पे हर तरफ ये एक सेंटर ऑफ अटेंशन। गाना सुनाओ, अभी हम बोर हो गए, गाना सुनाओ। बल्कि वहाँ पे जिस तरह आपने इनवाइट किया तो इसी तरह आप जिस चैनल में वहाँ के अपने जो शोज हैं वहीं पे जब भी कोई गाना रिलीज होना या कोई गाना करना तो उनके शो पे बैठ जाना जाके। नहीं चले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स क्वाइट डेयरिंग एट द सेम टाइम। और आपकी जो चैनल की मैनेजमेंट है मैं उसको भी खिराज तहसीन इस बात पे पेश करूंगा कि दे आर अलाउइंग यू कि आप ये साथ साथ कर लें। लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, गुड जॉब। इन दी एंड हमें कुछ और सुनाइए और फिर आपसे हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने ब्रेक पे जाना है लेकिन हम जाते जाते जरूर आपसे तंजीम सुनेंगे। तेरे कदमां च रख दे सावा, तेरे कदमां च रख दे सावा ने तेरे जिहा होर दिसदा। सनी सदानी बादा माबा गामा रे गा सा किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा ने तेरे जिहा होर दिसदा। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा ने तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा, तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा ने तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। राइट। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में, क्या समझ तो आ गई होगी किन की बात कर रहा हूं मैं। जॉन एलिया, उनके मद्दा आज उनका 92वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन एलिया का असल नाम सैयद सिब्त असगर था। आप 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। जॉन एलिया अनोखे मिसरों और नित नई तावीलों की वजह से शोहरत रखते थे और जहां जहां जाते लोगों के दिल जीते। जॉन ने 8 साल की उम्र में पहला शेर कहा। आपका पहला शेरी मजमुआ शायद 1991 में शाया हुआ, जिसको उर्दू अदब का दिबाचा करार दिया गया और इदारियों को बाकमाल तस्वुर किया जाता है। जॉन के शेरी मजमू में यानी, गुमान, लेकिन, गोया और उमूर शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात के एतराफ़ में एक यादगार डाक टिकट भी जारी किया। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इस जहान फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। जॉन एलिया को हम याद कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।